तो पहले वो बताओ कि आप लोग को DT7 का पेपर केमिस्ट्री का कैसा लगा? इजी लगा, टफ लगा, मॉडरेट लगा, कैसा लगा? DT7 केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को कैसा लगा? इजी लगा, टफ लगा, मॉडरेट लगा, कैसा लगा? इजी था सर। इजी था। फिर इजी पेपर में कितने नंबर आने चाहिए? इजी पेपर के हिसाब से नंबर कितने आने चाहिए? इजी पेपर में तो अच्छे बच्चों को 160-170 आने चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से नंबर भी लाइए। पेपर तो ऑब्वियसली इजी था, बायो और केमिस्ट्री दोनों का पेपर हम लोगों ने प्लान करके बहुत इजी दिया था ताकि आपके नंबर अच्छे आए। फिर भी आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे नहीं आए। बायो और केमिस्ट्री में हमारा उद्देश्य यही था इस बार आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाए, लेकिन आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा नंबर आए नहीं। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा तो और मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम पेपर में आई गई बातों में इम्पोर्टेंट चीजें जो भी हैं वो बात कर लेते हैं। और डोंट वरी, आप मत सोचिए कि आपने पेपर सॉल्व किया है, हम उसमें जरूर बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो आपके थ्योरी से मतलब थोड़ा हटके होगा। तो पहले तो बात कर लें, मतलब जिन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी अच्छे से बात कर ली उसके बारे में कब बात करेंगे, जिस चीजों के बारे में हमने ठीक से बात नहीं की उसके बारे में डिटेल में कायदे से और बात करेंगे। तो मैंने आपको पूछा गया था पहले क्वेश्चन में, जो भी है मतलब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको मैंगनीज के ऑक्साइड दिए हुए थे, बहुत सारे मैंगनीज के ऑक्साइड दिए हुए थे, मैंगनीज के, और पूछा था कि इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। मैंगनीज के आपके बहुत सारे ऑक्साइड थे, उसमें एम्फोटेरिक पूछा था। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड बताए हुए हैं, उसमें से एम्फोटेरिक कौन सा होगा, न्यूट्रल कौन सा होगा, ये सारा बताया हुआ है। एसिडिक कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा, राइट? ठीक है। हाँ, तो उसमें आपका जो मैंगनीज ऑक्साइड था MnO2 था, Mn2O7 था और Mn2O3 था। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे करना है। आपको जो है Mn2O3 था, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +7 था और यहाँ पे आपका +3 आएगा शायद। और मैंने बताया था मैंगनीज के केस में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो कौन सा वाला होता है? +4 वाला होता है, MnO2 होता है। वैनेडियम के केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? वैनेडियम के केस में वैनेडियम के केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? V2O5 बताया था लास्ट क्लास में। V2O5 वैनेडियम के केस में कौन सा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? V2O5। क्रोमियम के केस में कौन सा होता है? Cr2O3। Cr2O3। हाँ, क्रोमियम के केस में Cr2O3 होता है। तो उससे उससे इधर वाले आपके कौन से नेचर के होते हैं? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है आपका ऑक्साइड्स का, हाँ, ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अगर ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रेंज में, है ना, जैसे आप MnO से लेके अगर आप Mn+2 से लेके +7 तक बात करें तो +4 वाला आपका एम्फोटेरिक होता है, यानी कि +4 के इधर वाले आपके बेसिक होंगे और +4 के इधर वाले क्या होंगे? एसिडिक है ना। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। CO2 आपका एसिडिक होता है। SO3 और SO2 आपके दोनों एसिडिक होते हैं। NO में आपको बताया था कि NO आपका न्यूट्रल होता है, बाकी सारे आपके क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी, तो इसके बारे में ज्यादा बात करना अपने को बचा नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था? आप अपनी इनपुट्स को दीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य उससे रिलेटेड और भी जानकारी इकट्ठी करना जो भी इससे रिलेटेड है। तो आपसे कहा था कि इन लैंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ लैंथेन, मान लीजिए लैंथेनाइड को आप LN है ना, LN मान रहे हैं, और लैंथेनम आमतौर पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3। हाँ, तो अगर कोई लैंथेनम +4 है और कोई लैंथेनम +2 है तो बहुत ज्यादा चांस है कि +4 वाला किसकी तरह काम करेगा? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो +4 से +3 में हाँ, +4 से जो है आपके टोटल कितने लोग हैं? इस समय 37 अटेंड कर रहे थे, अभी 36 है। अटेंडेंस बढ़ाओ क्योंकि डेली क्लास में और अपने को इंफॉर्मेटिव क्लास होगी। अगर पेपर भी डिस्कस होगा तो उसमें और भी चीजें बताएंगे, उससे रिलेटेड और भी चीजें बताएंगे, क्योंकि पेपर उधर वीडियो में बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है यार, सिर्फ क्वेश्चन भी डिस्कस हो पाता है, उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस नहीं हो पाती। चलो, तो +4 से +3 में आता है।
तो +4 से +3 में, और वैसे मैं ये जो आपका है ना, ये आपका जो सेशन है वो रिकॉर्ड कर दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो। चलो, तो ये आपका +4 से +3 में आ गया, यानी +4 वाले किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है। और +2 वाले किसकी तरह काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा +2 से +3 में। बोलो ये बात क्लियर है ढंग से? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, तो लैंथेनम आमतौर पर +3 शो करता है, हाइड्रोक्साइड आमतौर पर -1 शो करता है। तो अगर आप लिखोगे तो आएगा LnOH का होल थ्राइस। तो जैसे जैसे आप जो है एक मतलब पीरियड में आगे बढ़ोगे, है ना, आगे बढ़ोगे आप ब्लॉक में, बेसिसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, ये बताओ? Decrease. डिक्रीज क्यों होगी? डिक्रीज क्यों होगी? डिक्रीज सर क्यों नीचे होगी? मतलब मतलब टेम्परेचर में जाने पर मतलब रेडियस डिक्रीज होता है, तो मतलब Radius decrease +3 के होता है। मतलब +3 हाँ, रेडियस डिक्रीज ऑक्सीडेशन की स्टेट में। हाँ, तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेडियस डिक्रीज होता है। तो रेडियस हाँ। डिक्रीज होने से क्या होगा? रेडियस डिक्रीज होने से सर मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पाएगा ओ को, मतलब उसके साथ जो OH अटैच है, अगर मतलब हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन बहुत हाँ। तरीके से है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड आमतौर पे अच्छे बेस नहीं होते। ये यूं कह ले, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का हो, हमारे पास सबसे अच्छा रूल है फेसांस रूल, है ना, कि जैसे जैसे हमारा साइज डिक्रीज करेगा, कैटायन का साइज डिक्रीज करेगा, उसमें क्या होगा? जैसे जैसे कैटायन का साइज डिक्रीज करेगा, कैटायन का साइज जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो वो बॉन्ड जो है आपका एक्वस सॉल्यूशन में जाके आसानी से OH नहीं देगा, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, राइट? उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, राइट? चलो, इसीलिए आपके मतलब आमतौर पे अगर चार्ज बढ़ता जाता है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई एक मेटल है, मान लो कि MH4 होल ट्वाइस और आपका MOH है, तो आमतौर में यही अच्छा बेस होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपका +1 है, यहाँ पे आपका चार्ज +4 है। तो आपका +4 वाला क्या होगा? ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, इसमें ज्यादा अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो वो अच्छा बेस नहीं होगा। और ऑब्वियसली मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से आसानी से हम वैसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये काफी आसान था, इसमें और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा आप बता सकते हैं इसमें एक चीज आपको, कि एक्स्ट्रा ये चीज बता सकते हैं कि आप जैसे मान लो कि आपने अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, तो लैंथेनम और एक्टिनम दोनों का बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है +3। लेकिन अगर आप वेरिएबिलिटी देखें तो लैंथेनम में आपका आमतौर पर +2, +3, +4 इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, लेकिन +4 से ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता लैंथेनाइड्स का। लेकिन एक्टिनाइड्स का जो अगर आप एक्टिनाइड्स का, हाँ, +7 तक भी चला जाता है, +7 तक भी चला जाता है। इसका रीजन क्या है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज ऐसे तो आमतौर पे बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, दोनों की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लैंथेनम की भी एक्टिनम की भी। लेकिन ऐसा क्या रीजन है? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि आपका जो एक्टिनम है, देखो लैंथेनम में मोस्ट पॉपुलर +3, एक्टिनम में मोस्ट पॉपुलर +3, लेकिन वेरिएबिलिटी की बात करें कि कितने अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं, तो लैंथेनम जो है आपका, लैंथेनम आमतौर पर लैंथेनाइड्स, लैंथेनम नहीं सॉरी, लैंथेनाइड्स आपके +2, +3, +4 तीनों शो करते हैं, और एक्टिनाइड्स आपके मतलब +2 से लेके +7 तक शो करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि सेम ग्रुप, मतलब सेम ब्लॉक के होने के बावजूद एक्टिनाइड्स आपके +7 तक शो कर लेते हैं, लेकिन लैंथेनम आपके +4 तक शो करते हैं। ऑब्वियसली पढ़ाया होगा सर इसमें मतलब रीजन मतलब वो जो सॉरी एक्टिनॉइड में मतलब शेल्स का नंबर ज्यादा हो जाने से मतलब उसमें एनर्जी गैप कम हो जाती है, मतलब S ऑर्बिटल और F में उसका एनर्जी मतलब जो लेवल है, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है, तो उससे इजीली इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिंपल सी बात समझो, बिल्कुल सिंपल, मैं बता, तुम सही रही हो, बिल्कुल सिंपल सी बात समझो कि हमारे पास क्या है, जब लैंथेनाइड्स की बात करते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का कांसेप्ट कब आता है? इसको अलग तरीके से ये भी सोच सकते हैं, मतलब एक अलग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आमतौर पे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन से। तो दोनों का रीजन आपस में इर्द गिर्द है, दोनों का बहुत ज्यादा रिलेटेड है, सुनना ध्यान से। क्योंकि अगर आप लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो इनर ऑर्बिटल क्या आता है? 4f आता है, लेकिन एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन जब होता है तो इनर ऑर्बिटल 5f आता है। अगर 5f आ रहा है तो 4f भी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो वीक
वीक शील्डिंग वाले दो ऑर्बिटल हो गए। लैंथेनॉइड केवल किसको इंक्लूड कर रहा है? लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन केवल 4f को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन आपके 4f और 5f दोनों को इंक्लूड कर रहा है, 4f और 5f को। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है पेपर का डिस्कशन कैसे होना चाहिए? डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा वही बताऊं कि उससे रिलेटेड सारी चीजें बताऊं? नहीं, रिलेटेड सारी चीजें। बाकी बच्चे भी बताओ, मतलब है ना, मतलब कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, बाकी उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी कोई और भी बताए, किसी का भी अलग व्यू है इससे तो बाकी चीजें भी बताएं। हाँ, क्योंकि पेपर में मतलब हमको क्या सॉल्यूशन पता चल ही जाता है। ओके, तो देखो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कम इफेक्टिव होता है, एक्टिनॉइड ज्यादा होता है, क्योंकि लैंथेनॉइड केवल किसको इंक्लूड कर रहा है? 4f को, है ना, लेकिन एक्टिनॉइड्स आपके 4f और 5f दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव। ये पता था आपको कि एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है? नहीं पता था। नहीं। हाँ, तो याद रखो, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपको, नीट की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं मालूम है, ये बोर्ड में भी आ सकता है कि एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो 4f और 5f दोनों को इंक्लूड कर देता है। अब बात ये आती है, क्योंकि सेल बढ़ते जा रहे हैं और अंदर पुअर शील्डिंग बढ़ती जा रही है, तो ध्यान दो लैंथेनॉइड्स में आमतौर पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लैंथेनॉइड्स में कौन से आते हैं? लैंथेनॉइड आमतौर पे होते हैं आपके लैंथेनॉइड्स में आपके 4f और 5d और 6s से डील करते हो, और एक्टिनॉइड्स में आप किससे डील करते हो? 5f, 6d और 7s से डील करते हो। तो चूंकि सेल बढ़ता जा रहा है, इनर ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर है, तो इन एनर्जीज में मतलब इतना न्यूक्लियस का मतलब इतना अट्रैक्शन है कि ये एनर्जी आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो 5f, 6d और 7s की एनर्जी बहुत ज्यादा क्लोज होती है, तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन जो आपके 7s में, जो 6d में, जो 5f में, ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास चांस है बॉन्ड बनाने का, तो लैंथेनॉइड में इनके बीच डिफरेंस ज्यादा होता है। लैंथेनॉइड में इनके बीच डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर इनके बीच डिफरेंस ज्यादा है तो हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है जिनके पास मौका है जो है आपका ऐसा करने का, मतलब +3 से ज्यादा शो करने का, लेकिन एक्टिनॉइड में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। सबको समझ में आई ना? पता सर जिसको नहीं समझ में आया, लास्ट वाला का मतलब फिर से बता दीजिए 5f और 6d वाले इलेक्ट्रॉन्स का। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छा ये समझ में आया कि इनकी एनर्जी ज्यादा क्लोज है, इनकी एनर्जी ज्यादा क्लोज है और इनकी एनर्जी ज्यादा क्लोज नहीं है। तो अब देखो एनर्जी ज्यादा क्लोज नहीं होने से क्या होगा? देखो एनर्जी को हम कुछ इस तरह से लिख ले, कुछ इस तरह से बना ले, और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आसपास है। तो जब ऐसा कुछ कर लिया तो एनर्जी इनकी क्लोज है और इनकी एनर्जी क्लोज नहीं है, दूर दूर है। ठीक है, रीजन बहुत ऑब्वियस है, अगर कभी टाइम मिलेगा तो और डिटेल में इसको बता दूंगा। हाँ, तो देखो अब देखो ये आपका एनर्जी गैप ज्यादा है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से आने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से आने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक्टिनॉइड में चूंकि ये बिल्कुल पास है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्वाइट ऑब्वियसली थोड़ी सी एनर्जी देने पे यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से बहुत आसानी से निकल सकता है। तो अगर तीनों से निकल सकता है तो तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे तो 0 से लेकर +7 तक कुछ भी शो कर सकता है। लेकिन वहीं लैंथेनॉइड में इनकी एनर्जी गैप ज्यादा है, तो 6s और 5d आमतौर पे इनसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 4f से इलेक्ट्रॉन निकलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो लैंथेनॉइड से आमतौर पे आपके जो लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 +4 के आसपास रहती है, लेकिन एक्टिनॉइड जो है आपके बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। तो इस पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो 4f और 5f दोनों को इंक्लूड करता है, और दूसरी बात है एक्टिनॉइड्स आपके वेरिएबल बैलेंस ज्यादा शो कर पाते हैं, एक वाइड रेंज शो कर पाते हैं, क्योंकि 5f, 6d और 7s का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो आपका वो उनकी एनर्जी क्या है, आसपास है। मैं आपको लास्ट लेक्चर जब एफ ब्लॉक पे ले रहा था तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो उसका तरीका आपको बताऊंगा। मतलब अभी जब जैसे हमारा ये वाला सेशन अगर जल्दी पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इजी लगेगा आपको समझाने के बाद कि आपको लगेगा यार तो बहुत आसान है याद करना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो डोंट वरी, वेट फॉर द टाइम, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं आगे डिस्कस। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन था, कह रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं में पूछा था, है ना। करेक्ट नहीं था तो फोर्थ ऑप्शन था उसमें एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम, है ना। ये सिमिलर रेडियाई होंगे, क्यों? क्योंकि जिरकोनियम आपका 4d का है और ये आपका 5d का है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से इनकी रेडियाई क्या होगी? सिमिलर होगी।
लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनकी रेडियाई क्या होगी, सिमिलर होगी, इनका रेडियाई क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लैंथेनाइड सीरीज। ये तो एग्जैक्ट जाहिर है। लैंथेनम और एक्टिनम जो है आपके, लैंथेनम और एक्टिनम जो है भले लिखे जाते हैं, लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, राइट? यस सर। स्टेटमेंट आपका सही होगा। हाँ सर। लैंथेनाइड्स का कंट्रैक्शन आपका Ln3+ का साइज घटता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक आपका था कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड आपका लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू लेटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन आए थे। आपने अभी बताया कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, जो कि सही नहीं है। बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर देखें, आपको पूछा था कि इनमें जो है आपका LMCT है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर है, DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं है। तो आपको मैंने बताया था 4 मॉलिक्यूल जो बता रखा था याद करने के लिए, MnO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस में बता रखा था। तो आपको मैंने बताया था MnO4 2 माइनस कैसा था आपका, +6 था। MnO4 माइनस कैसा था, +7, +6। मैंने आपको बता रखा था ये सारे D0 वाले हैं, सारे D0 वाले हैं। तो इनमें जो कलर होता है वो LMCT के थ्रू होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। और ऑप्शन में आपको KMnO4 और K2Cr2O7 ही दिया था, तो उस हिसाब से आपके दोनों के दोनों आंसर होने चाहिए थे। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। नो सर। फेनी कौन से कलर का था? फेनी कौन से कलर का था? ग्रीन कलर था। कोका किस कलर का आया था मार्केट में? ब्लू। मान को कौन सा कलर पसंद है? करेला आमतौर पे किस कलर का होता है? ग्रीन। लेकिन वायलेट। चलो इनका कलर बताओ, इनका कलर होता है MnO4 माइनस का ग्रीन। इसका कलर आपका पिंक, पर्पल पिंक। पर्पल। इसका कलर येलो। ब्लू। येलो। और इसका कलर ऑरेंज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था। क्यों? क्वेश्चन नंबर 50 था कि AgCl जो सॉल्यूशन होता है वो NH4OH में सॉल्युबल होता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। टॉलरेंस रिएजेंट बन जाता है ना, टॉलरेंस रिएजेंट बन जाता है। ये बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा ही, लेकिन हम जो टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं AgNO3 लेते हैं। हाँ अरे यार, सिल्वर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं ना। अमोनियकल, तो ये बन जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी 51 भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 भी अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या था आपका, उसमें पूछा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है ना, यानी कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने थे। ये तो क्लियर आपको 50 नंबर क्वेश्चन कि आपका AgCl जब आपका NH4OH के साथ रिएक्ट करता है, AgCl जब आपका NH4OH के साथ रिएक्ट करता है तो AgNH3 का होल ट्वाइस बनाता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक बहुत अच्छा और क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि कॉपर है ना, कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉपर के आपको आमतौर पर कंपाउंड मिलेंगे और उनका रिएक्शन अगर NH4OH से होगा तो क्या बनेगा? मतलब कॉपर का कोई कंपाउंड दिया होगा यहाँ आमतौर पे, यहाँ पे CO2+ का कोई कंपाउंड दिया होगा आपको, तो क्या बनेगा इधर? तो यहाँ पे बनता है CuNH3 2+, ठीक है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है? ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको बताया था, एक्सेप्शन में पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, याद आ रहा है? हाँ सर, याद है। इसका हाइब्रिडाइजेशन लगता तो sp3 है, लेकिन होता DsP2 है। इसका जो लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन होता है वो p में चला जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब एक्स्ट्रा क्लास लिया था तब बताया था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ओके। चलो, तो आपका ये सब याद रहना चाहिए भाई, ये सब याद रहना चाहिए। और थोड़ा बहुत मैं नहीं कह रहा हूँ कि रटना सीखो, लेकिन गेस करना भी सीखो, है ना। ये कॉपर अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, जो पॉपुलर कंपाउंड है वो आ जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस इतना करोगे।
अब आपको दिया था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया था, तो आपका कंपाउंड था MnCl4 नेगेटिव। फिर आपका था कोई आया है, रुकिए देखते स्वागत कर लेते हैं। हाँ, MnCl4 नेगेटिव, COCl4 था आपका, COCl4 नेगेटिव, और FeCN6 था आपका, FeCN6 था। तो पहला अपने को काम क्या करना था इसके साथ, पहला काम करना, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। आवाज जा रही है मेरी? यस हाँ सर। सर। तो पहली बात तो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है पूरी तरह से ये। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कायदे से, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? यहाँ पे भी sp3 आएगा और यहाँ पे आपका D2 sp3 आएगा, बोलो आ जाएगा? हेलो सर। हाँ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल, हाँ तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इनका, अगर आप इन सबका क्लोजली हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ये पहली बात तो क्वेश्चन पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था। डी ब्लॉक में पूछ लिया कोई बात नहीं, लेकिन है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, कि आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो आपका D2 sp3 आएगा। इस हिसाब से अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनोगे, अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे आपके 5, अराउंड कितने आएंगे? 5 आएंगे, कर लेना आप। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे कॉपर 2 कोबाल्ट 2 प्लस 3, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 0। बोला ये बात सबको समझ में आ रही है? आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? पहले बताओ सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल पा रहे हो? पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, निकाल पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो देखो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगा, यानी कि क्या आएगा, यानी कि इनर डी सारे ऐसे ही रहेंगे। इनर डी अगर आप मैंगनीज को देखो तो यहाँ +2 में है। मैंगनीज का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? मैंगनीज का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D5s2। तो आपका मैंगनीज यहाँ 2+ में है, तो s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट? कोबाल्ट को देखो आमतौर पे 3d7 4s2 में होता है, यहाँ पे +2 है, तो 3d7 बनाओगे, 3d7 बनाओगे तो 3d7 कैसा आएगा? इस तरह से आएगा। और sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो तीन यहाँ पे अनपेयर्ड होंगे। लेकिन आप FeCN6 में बनाओगे तो यहाँ पे +2 आ रहा है, तो FeCN6 के साथ 3d6 4s2 होता है। तो यहाँ पे गलती है ना, मिस्टेक का स्कोप कहाँ था मैं बताता हूँ। मिस्टेक कैसे हो सकती थी कि आप +2 के नाम पे इसको बाहर कर देते, आप +2 के नाम पे उसको बाहर कर देते, आप +2 के नाम पे उसको बाहर कर देते और 3d6 आता, और 3d6 के नाम पे आप ऐसे बना देते अगर, तो आपसे गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बोलो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और D2 sp3 आ गया। क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, राइट? ये किया होगा, गलत होगा, यहीं पे गलती हुई होगी, अगर हुई होगी बोलो। हाँ सर। हाँ तो ऐसे हाँ सर नो सर करने से देखो, पढ़ाने के बाद भी अगर तुम लोग गलती कर रहे हो ना, तो ये मतलब मेरे लिए ना इतना गलत बात है। सारे चैप्टर मैं वही बोलता हूँ कि जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको याद रहेगा, जब सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो मतलब जो है आपको गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत करो, ठीक है? तो वैसा काम मत करो, थोड़ा सा कायदे से इसको पढ़ाई लिखाई करो। मेरे को मालूम नहीं था वैसे तो, लेकिन अब एकदम से इजी तो नहीं दे सकते ना पेपर की, बिल्कुल हलवा दे देंगे तो आप 180 ले आओगे तो उसका कोई मतलब नहीं। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, आपसे पूछा था इसमें से कौन सा आयनिक है नेचर में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड भी है, लेकिन इसको फजांस रूल से कर सकते थे आप। अगर आप फजांस रूल से देखेंगे तो स्मॉलर जितना देखो, जितना लार्ज आपका एनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो जितना स्मॉलर एनायन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है आपका? CuFT। हाँ तो कॉपर डाइफ्लोराइड आपका आयनिक नेचर का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, क्योंकि एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज भी था। हाँ सर, इसलिए तो मतलब नहीं ये वाला टिक किया था फिर भी। हाँ तो इसमें देखो इस चीज को ना कोई ऐसे बोला, देखो आंसर जानने के बाद, क्योंकि मुझे भी आंसर पता है तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि इतना गैस होना चाहिए, लेकिन अगर आंसर ना पता हो तो सोच के देखो, मैं तीनों कोवेलेंट कंपाउंड देके भी यहाँ नन ऑफ दीज दे सकता हूँ। हाँ सर। इस जगह पे हैविंग सब्जेक्ट, देखो इस जगह मैं फालतू फेंकूंगा नहीं कि आपको आना चाहिए। इस जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन होना जायज है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा
कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, है ना? कि हमको यही दिख रहा है मैक्सिमम 1/2 हाँ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर से फ्लोरीन और एक मेटल है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आयनिक कंपाउंड बनाएगा ही, समझ आ रहा है? यस सर। तो हमको इतना कैलकुलेटेड रिस्क देना चाहिए। देखो आंसर जानने के बाद तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ, कोई भी टीचर तुमको कह सकता है इतना नहीं पता तुम्हें, लेकिन अगर मुझे भी आंसर नहीं पता हो तो एक बार को मैं भी सोचूंगा कि क्या ये सारे कंपाउंड कोवेलेंट तो नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। तो ये मैं कभी भी बच्चों को नहीं कहता हूँ कि आपको ये आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे को भी पता है कि CuF2 आयनिक है तो मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं कहता यार कंफ्यूजन है मुझे, मैं रुक के बताता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मुझे मेरा एग्जाम होता तो मैं बताता कि मैं इस पे तुक्का मार देता कि यही है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्या आपका स्टार्टिंग मटेरियल है प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट के लिए? ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ना? क्रोमाइट, चिल्ला चिल्ला के बताया क्रोमाइट से आपका डाइक्रोमेट बनता है, राइट? हाँ सर। यस सर। क्रोमाइट का आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, किसका किसका? Fe2O3 का और सॉरी FeO का और नहीं, Cr2O3 FeO और Cr2। समझ आ रहा है? यस सर। एयर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका CrO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और CrO3 का नेचर कैसा होता था? एसिडिक। हाँ एसिडिक होता है, हाँ इसी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ जाती है, ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है? अदरवाइज रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। क्लास में आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बताया है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा था 55 में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसा आपका क्वेश्चन पहले आपको पूछा गया था। उसमें पूछा था कि मतलब किसका किसका रेडियस सेम है, तो आपको मतलब लेंथ एंड नेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो आपको पता है 4D और 5D में 4D और 5D का रेडियस सेम हो जाता है, 4D और 5D का रेडियस सेम हो जाता है, लेकिन ग्रुप 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना ग्रुप 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं। बोले बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो ग्रुप 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो 4D और 5D जो है आपका, हाँ तो ग्रुप 3 के लिए एप्लीकेबल है, तो 4D और 5D का रेडियस सेम हो जाता है, यानी कि जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस सेम हो जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आया था? देखो ऑर्गेनिक वाले पार्ट में हम थोड़ा सा तेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में आया था कि आपका जो अगर आपका कोई क्लोरीन है इस तरह का 2,4 डाइनाइट्रो है, 2,4 डाइनाइट्रो है, 2,4 डाइनाइट्रो है ना? ये ग्रुप ज्यादा अच्छा SNAR क्यों दिखाता है? ये ग्रुप ज्यादा अच्छा SNAR क्यों दिखाता है? तो हमने SNAR के मैकेनिज्म में देखा हुआ है, SNAR के मैकेनिज्म में देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे आती है। और तो हाँ तो पैरा पे आती ये नाइट्रो ग्रुप क्या करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचते हैं, है ना? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो होने की वजह से SNAR अच्छा हो जाता है, राइट? यस सर। ये बात बहुत आसान है, ये बात बहुत आसान है। 57 आते हैं, 57 पे आते हैं। अब आपको पूछा था कि पहला था आपका इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, दूसरा था आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और तीसरा था आपका बेंजाइल क्लोराइड। इसमें असाइनमेंट पूछा था, बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछेंगे? इसमें SN1 की रेट पूछी थी। अगर आप SN1 की रेट चाहते हैं तो आप इनके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, राइट? यस सर। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, आएगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बोलो बात आसान है? यस हाँ सर। सर। अगर बच्चों बोलो इसमें कुछ अलग से बताना है, ये आप क्वेश्चन तब भी कर सकते थे जब आप 11th क्लास में थे, मालूम है आपको? आपने तो 11th में पढ़ा रखा हुआ है, ठीक है? अगर आपने फिर भी गलती किया है तो फिर आप पता नहीं मतलब क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप ही जानेंगे, आप ही समझेंगे, तो आपके ऊपर है। चलो नेक्स्ट था आपका 58 में था इथाइन था, इस तरह का ग्रुप था, और आपका दूसरा था ऐसा, और तीसरा था आपका ऐसा। हाँ इनमें पूछा था SN1 का रेट क्या होगा? तो सिंपल है, अगर आप यहाँ से ब्रोमीन हटाओगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन हटाओगे कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन हटाओगे तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अब इनको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एक कार्बोकैटायन कैसा है? एलाइलिक कार्बोकैटायन है, बोलो। हाँ सर।
और ये वाला आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। स्टेबिलिटी के हिसाब से एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका 2 डिग्री आता है, फिर आपका 1 डिग्री आता है। बोलो। यस सर। तो मेरे हिसाब से Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन हलवा वाले नंबर थे, ये दोनों क्या ऑर्गेनिक के अब तक सारे हलवा वाले नंबर थे। ऑर्गेनिक में अब तक मैंने किसी भी बार आपको कठिन पेपर नहीं दिया है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, है ना। मैं आपको डिफिकल्ट पेपर दूंगा एफएसटीज में, जब हमारे एफएसटीज होंगे तब आपकी हवा मतलब ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पेपर आसान आ रहे हैं। जब एफएसटीज देंगे तो ऑर्गेनिक का पेपर ऐसा आएगा कि 10 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से 6 ही हो पाएंगे, 4 तो नहीं हो पाएगा, ये पक्की बात है। मतलब ये तो पक्का है कि मतलब कुछ ऐसा देंगे जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, सारा नोट्स और सारा कॉपी से देंगे तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। फर्स्ट एक बार होने शुरू होंगे तो मैं जरूर आपको 4 क्वेश्चन, 10 में से 4 क्वेश्चन तो ऐसा दूंगा ही जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, जो आपका पढ़ा हुआ ना हो, जो उससे रिलेटेड थ्योरी आपको पढ़ना पड़े और आपको सोचना पड़े कि यहाँ पे मुझे क्या देखना चाहिए, थोड़ा बहुत गेस करना भी आना चाहिए, ये सारी चीजें। चलो तो ध्यान दो, पूछा था अगला क्वेश्चन था SN2 रिएक्शन किसमें फास्टेस्ट होगी। आपको ऐसा दिया था RBr और Cl माइनस था, DMF में हो रहा था, RCl और Br माइनस बन रहा था। आपसे पूछा था RCl आपका RBr आपका क्या हो कि आपका फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। आपके सामने ऑप्शंस थे CH3 CH2 CH2 Br, फिर था आपका CH3 CS CH2 CH3 Br। इस तरीके से एक और बल्कि ग्रुप ऑप्शन में था इस तरह का आपका, है ना। और फिर आपका था CH3 CH2 Br। तो इसमें लेस बल्कि है, सबसे कम बल्कि है कौन सा वाला है, सबसे कम बल्कि है आपका ये वाला, सबसे कम बल्कि है आपका CH3 CH2 Br। तो आपका सबसे कम बल्कि ये है, तो सबसे अच्छा SN2 क्या होगा, इसमें ही होगा। सबसे कम SN2, सबसे कम मतलब आपका सबसे अच्छा SN2 उसी में होगा, सबसे लेस बल्कि है क्योंकि। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में 60 नंबर क्वेश्चन में देखो, पूछ रहा था कि लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है हाइड्रोलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आपको एक ऑप्शन था फोर्थ वाला, बाकी देखो पहला ऑप्शन था CH3Cl, अच्छे से हो जाएगा, CH3 CH2Cl हो जाएगा आपका, इन दोनों में SN2 से हो जाएगा, और इसमें किससे होगा, SN1 से होगा। बोलो। Yes, sir. लेकिन वहीं पे आपका एक क्वेश्चन था, आपका एक ऑप्शन था ये वाला बिना हेलिक। हाँ बिना हेलिक, आपका यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, तो यहाँ पे आपका ये अच्छा SN2 मतलब हाइड्रोलिसिस इसका आसानी से नहीं हो पाएगा, हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 61 कि C5H12 था आपका, C5H12 था, C5H12 में आपसे पूछा था इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसी में हो सकता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें केवल एक ही तरह का sp कार्बन है, sp3 कार्बन केवल एक ही तरह का यहाँ पे, है ना, सिर्फ यहीं पे क्लोरिनेशन हो सकता है। अगर सिर्फ यहीं पे हो सकता है तो केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2Cl, केवल यही मिल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं मिल सकता है, इसके अलावा आप कहीं भी चेक करोगे तो नहीं मिलेगा। हम यार देखो, हम उन क्वेश्चंस को तेज कर रहे हैं जिन क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन को धीरे करेंगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा थ्योरी बतानी है। चलेगा ना कि इसको भी धीरे धीरे बताऊं सारा ऑप्शन चेक कर करके। नहीं सर ठीक है। हाँ मतलब वही चीज है, वरना आप भी बोर हो जाओगे कि आप बोलोगे यार ये पागल आदमी मतलब ये बोर कर दे रहा है। मतलब वो फिर होगा ना कि जैसे आपके अगल बगल से कोई आपका भाई बहन और मम्मी जाएंगी तो ऐसे इशारे करते हैं ना, अरे यार कतई पका हुआ आदमी है ना, ऐसे इशारा करते हैं कि नहीं करते हैं घर वालों को, अरे यार जैसे मान लो कि कोई फोन है जिसमें हमको होल्ड भी रखना है और इशारा ही कर दें, जैसे मान लो कई बार होता है ना कोई फोन रखता नहीं और कोई कहता है जल्दी रखे, अरे यार पका है ना। अगर आपको कैसे पता चल रहा है कोई फोन रखना चाहता है, जैसे बार बार कोई पूछे और हालचाल तो बाकी सब बढ़िया कोई बाकी सब बढ़िया बार बार कर रहा है, मतलब वो फोन रखना चाहता है। क्यों आराध्या? मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ अच्छा तुम्हारे साथ नहीं हुआ? नहीं, मैं खुद बोलती हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे कौन पकाएगा। मतलब भाई तुम्हारे साथ वाला बोला होगा ना, और सब बढ़िया। अच्छा नहीं, मैं नहीं बोलती। चलो ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अरे चलो देखो, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है कि आपका अगर ब्यूटेन की क्लोरीनेशन से अगर इनको हम जो है कराएं क्लोरीनेशन तो हमारा क्या बनेगा, मतलब हमारा 1 क्लोरो भी बनेगा
और यहाँ पर भी बनेगा आपका क्लोरीन, यहाँ भी आएगा। तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, एल फॉर्म होगा, डी फॉर्म होगा, दोनों होगा। तो ये आपको बता रखा है स्टीरियो बनेगा तो दोनों बनेगा, डी भी बनेगा एल भी बनेगा। बोलो यस सर। यस सर। यस सर। अगर डी और एल दोनों बनेगा तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। हाँ नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, द कैटालिस्ट यूज्ड। अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें देखो, अगर आप कैटालिस्ट सारे ऑब्जर्व करो, एनहाइड्रस AlCl3 था, है ना। आपको इसमें थोड़ा ऑल जो आपने आंसर मार दिया होगा कि एनहाइड्रस ZnCl2 हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली बेस्ट होता है एक्सपेरिमेंट के लिए तो यूज करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि बाकी सारे भी लुईस एसिड ही है। FeCl3 भी आपका लुईस एसिड है। बोलो यस सर। आपको ऑप्शन में ये होता है एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, एनहाइड्रस ZnCl2। तो देखो, जब भी हम जो है आपका, जब भी हम अल्कोहल से, है ना, RCl बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं। तो बाकी सारे भी लुईस एसिड है, तो बाकी सारे भी यूज हो सकते हैं, यूज करते भी हैं, लेकिन सबसे एक्सटेंसिवली यूज होता है ZnCl2। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप ऑब्वियसली सबके लिए अलग अलग याद नहीं रह सकते, तो आप बस उसमें ये पढ़ा करो कि ज्यादा पॉपुलर रिएजेंट कौन सा है, जो ज्यादा पॉपुलर रिएजेंट है उसी को मारना है, ठीक है। यस सर। सर इसी तरह से मतलब, हाँ बोलो। सर मतलब ऐसे ही टाइप का एक, मतलब जो हमारा एमाइंस चैप्टर में है उसमें जो FeCl वो मोस्टली यूज होता है, उसका मतलब एनसीईआरटी में एक दिया था, मतलब उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था। तो दोनों ही ऑप्शन में थे, SN भी था और Fe भी था, तो Fe मोस्ट यूज होता है सर। हाँ, तो ये आपको पढ़ के रखना है, आयरन यूज होता है ना। हाँ, तो जो एनसीईआरटी में दिया हो ना, इस सब चीजों में ना एनसीईआरटी पे चले, मतलब ऐसी चीजें है ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और ये सब। इंडस्ट्रियल तो क्या देखो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मैंने भी कभी किया नहीं है जाके, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो है, इंडस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, देखो इंडस्ट्री किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा बात बताओ कि मान लो आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आपसे कोई बोले कि मुझे एक दिन में माल पहुंचाना है, तो आप थोड़ी ना करोगे वहां सोना दे दोगे। आप ये भी देखोगे कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, आप ये देखोगे टाइम इफेक्टिव क्या है, आप ये देखोगे लेबर फ्रेंडली क्या है, मतलब लेबर को नुकसान तो नहीं है उससे। आमतौर पे लेबर को नुकसान वाला पॉइंट तो कभी देखते हैं, लोग कॉस्ट और टाइम ही देखते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब इस तरह का है। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एबी टाइप पैकिंग आपसे पूछा था कि एबी टाइप पैकिंग मतलब क्या है। एबीसी मतलब सीसीपी यानी कि एचसीपी, सीसीपी यानी कि एफसीसी, और एबी टाइप मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। बोलो यस सर। तो ये आपका डायरेक्ट था, आपको ऑप्शन करना था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग विल बी द आंसर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसी में 65 को डिस्कस करेंगे। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, देवाशीष है क्या क्लास में, देवाशीष है क्या क्लास में, देवाशीष की दांत दर्द कर रहे हैं, देवाशीष का दांत दर्द कर रहा है, तो देवाशीष है क्या क्लास में। नहीं है, देवाशीष दांत दर्द कर रहा है तो आराम कर रहा है, कोई बात नहीं। जो है आप लोग सुनिए, देवाशीष ने पूछा था ये क्वेश्चन ना, चलो ध्यान दो। चलो पहले 65 डिस्कस कर लेते हैं, उससे मिलता जुलता है ना, फिर मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग भी देखें उसको, आप लोग भी समझें। किसी एक बच्चे का मिस कॉल आया है, वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो लेट मी कॉल है। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा अगर उससे 1 मिनट बात हो जाएगी मेरी, क्योंकि उसका काउंसलिंग से रिलेटेड होता है। चलो मैं उससे रुक के बात कर लेता हूँ, 10 मिनट बात कर लूंगा, लेकिन उसका मुद्दा काउंसलिंग के रिलेटेड है तो बहुत जरूरी है थोड़ा, लेकिन ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर 10 मिनट बात कर लीजिए सर। देखो तुम लोग तो कहोगे ही, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा दो चार अच्छे एग्जांपल करवा के फिर कर लूंगा, देखो है ना। चलो अब देखो, कह रहा है कि ABCD है, ABCD है। ये आपका कह रहा है कि हाफ ऑफ द कॉर्नर्स पे, अब कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं कुल मिला के, 1 एटम होता है यार। अलग से ना बार 1/8 × 8 नहीं करवाऊंगा मैं। यस सर। कॉर्नर पे कितने, देखो कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होते हैं, करवाई देता हूँ यार, पूरी में करवाई देता हूँ। देखो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्ट आता है, तो 1 एटम। तो कॉर्नर पे 1 एटम है, तो ए आपका कहाँ था, हाफ ऑफ द टोटल कॉर्नर पे था, तो ए कितना हुआ आपका 1/2 हुआ। बी कहाँ था, बी था आपका फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे 3 एटम होते हैं, हाफ इंटू 6 करते हैं, फेस सेंटर पे पार्ट हाफ होता है, फेस 6 होते हैं। बोलो यस सर। तो हो जाएगा
और आपका सी कह रहा है बॉडी सेंटर केवल एक होती है और पूरा पूरा प्रेजेंट होता है, और डी आपका एज सेंटर पे, एज सेंटर आपके 12 होते हैं, 1/4 होता है। तो यहाँ से आइटम आते हैं, तो ए हाफ, B3, C, D3, तो A1, B6, C2, D6 ऐसा आ जाएगा। ये क्वेश्चन किसका गलत हुआ ये बताओ। मैं OMR चेक कर लूंगा, मैं जिद पे आ गया, तो ईमानदारी से बता दो किसका गलत है। सभी तेज ही हैं इधर, किसी का गलत नहीं है। चलो A, B6, C2, D6 है, ये चीज सबको समझ में आ गई? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66 देखो। क्वेश्चन नंबर 63 के, अच्छा इस पे जो देवाशीष ने जो क्वेश्चन पूछा था, आई वुड लाइक टू, है ना, इंट्रोड्यूस दैट। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इस तरह का था, ध्यान देना। AB2O4 करके था, है ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसमें सुना क्या था कि O जो है आपका CCP बना रहा है। क्या बना रहा है? वो आपका CCP बना रहा है। वो आपका क्या बना रहा है? CCP बना रहा है। ऑक्सीजन एटम CCP बना रहा है। A है आपका, A जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में प्रेजेंट है, और B जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड एंड टेट्राहेड्रल वायर्ड। तो आपसे पूछा था कि ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का कितना फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन जो खाली रहेगा। आप लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, अगर आप बता पाएंगे तो ठीक है, वरना मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम बर्बाद होगा, जो बच्चे जो है नहीं कर पा रहे हैं उनका। तो 30 सेकंड आपका स्टार्ट होता है अब। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का कितना फ्रैक्शन खाली है, क्वेश्चन ये है। किसी एक का भी नहीं हुआ क्या? सर हाँ बोलो। सर एक मिनट। एक मिनट हो गया पूरा, मैं बताता हूँ। वो आपका CCP बना रहा है, यानी कि O के कितने एटम होंगे एक यूनिट सेल में? O के कितने एटम होंगे? 1 एटम होंगे क्या? अरे यार, ऑक्सीजन के 4 एटम होंगे अगर CCP बना रहा है। CCP मतलब FCC, आपका ऑक्सीजन FCC बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 है। ऑक्सीजन के 4 एटम है। एक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में ऑक्सीजन के 4 एटम है, यानी कि बी के एक एटम, बी के कितने एटम होने चाहिए? एक यूनिट सेल में कितने एटम होने चाहिए? 2 एटम होने चाहिए। एक यूनिट सेल में कितने एटम होना चाहिए? एक एटम होना चाहिए। तो वो आपका कह रहा है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में, यानी कि ए एटम आपका क्या ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में, यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल वायर्ड हमने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया। और बी कह रहा है आपका बी इक्वली डिवाइडेड है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर्ड में। तो 2 हैं आपके, बी एटम कितने हैं? 2। तो 2 में से एक जाएगा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में और एक जाएगा टेट्राहेड्रल वायर्ड में। तो टोटल टेट्राहेड्रल वायर्ड कितना भरा गया? 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड भरा गया, बोलो। सॉरी 2 ऑक्टाहेड्रल वायर्ड भरा गया, बोलो। 2 ऑक्टाहेड्रल वायर्ड भरा गया, बोलो। इसमें किसी को दिक्कत है? 1/2 खाली रहेगा। और तो क्या हुआ किसको समझ में नहीं आया? हाँ मैं बताता हूँ। तो 1/2। देखो मेरी बात सुनो। B2O4 था, बोला गया है ऑक्सीजन आपका CCP बना रहा है। ऑक्सीजन अगर CCP बना रहा है तो पर यूनिट सेल ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 4। फिर आपका कह रहा है कि बी आपका कहाँ, ए आपका कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में प्रेजेंट है। तो अब देखो आपका पर एटम ऑक्सीजन के अगर 4 यूनिट सेल है, तो है ना, 4 एटम है, तो एक यूनिट सेल में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? एक एटम होगा। और वो एक एटम कहाँ होगा? ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में प्रेजेंट होगा, वो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में प्रेजेंट होगा। अब जो आपका बी है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में टेट्राहेड्रल वायर्ड में इक्वली डिवाइडेड है।
तो आपका बाकी लोग म्यूट कर लोगे तभी तो समझ में आएगा ना दूसरों को यार। आपका जो बी है वो आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में इक्वली डिवाइडेड है। तो अब देखो आपके 4 एटम पे बी कितना होना चाहिए, 2 एटम होना चाहिए। तो आपका सीसीपी में अगर 4 एटम ऑक्सीजन के तो 2 एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए। एक एटम आपका ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, एक एटम आपका टेट्राहेड्रल में जाएगा। एक ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल में, तो टोटल कितना टेट्राहेड्रल ऑक्युपाइड हुआ आपका, 2 टेट्राहेड्रल ऑक्युपाइड हुआ, तो 2 ऑक्युपाई हुए आपके, है ना। और आपके सीसीपी में एटम कितने हैं, 4, तो ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, 4, टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 8। तो 4 ऑक्टाहेड्रल में से आपने कितने ऑक्टाहेड्रल भरे, 2, तो कितने खाली हैं, 2। तो 2 आपके खाली हैं 4 में से, तो कितना खाली है, 1/2 आपका खाली है और 1/2 आपको भरा हुआ है। अभी किसी को समझ में नहीं आया? हेलो, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आएगा? ओके, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ सर। जिन्होंने बोला था नहीं समझ में आया उनका रिप्लाई चाहिए मुझे, उनको समझ में आ गया? यस सर। सबको, जिन्होंने बोला था उनको सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ ओके ओके, चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। और से पूछा है कि CU4, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर पूछ रहा है, CU4 Ag3 और AU है आपका। इसमें कह रहा है कॉपर एटम आपका CCP बना रहा है। क्या बना रहा है आपका, CCP बना रहा है, यानी कि 4 एटम तो हो गए। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबल लोकेशन हो सकती है Ag और AU की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के चेक करना पड़ेगा। Ag के आपके 3 एटम होने चाहिए और AU के यानी सिल्वर के 3 एटम और आपको गोल्ड के आपका 1 एटम होना चाहिए। ऑप्शन देख के चेक करना पड़ेगा आपको। तो Ag का आपको दिया हुआ जो ऑप्शन सही है उसकी बात कर रहा हूं आपको, 3/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, सही बात है। अगर टेट्राहेड्रल आपके देखो आपके 4 अगर एटम है, किसी सीसीपी में आपके 4 एटम है, तो टेट्राहेड्रल का नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल का नंबर कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 3 जगह आपका क्या प्रेजेंट है, सिल्वर प्रेजेंट है, यानी कि 3 एटम आपका किसका है, सिल्वर का। अगर एक बार कुछ बोल के माइक आपने ऑन किया है तो तुरंत ऑफ भी तो कर सकते हैं ना बोलने के बाद। बोलिए, सबको बोलना जरूरी है, और मतलब बोलेंगे नहीं तो मेरी क्लास अच्छी नहीं जाएगी, ये तो है, लेकिन तुरंत ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, Ag कहाँ प्रेजेंट है, 3/8 था ऑक्टाहेड्रल में, 3/8 था ऑक्टाहेड्रल में, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपका अगर आप देखें कायदे से तो Ag जो है आपके, अगर सीसीपी में 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 8, और 8 में से 3 कितने होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। 8 में से 3 टेट्राहेड्रल में आपका क्या है, Ag प्रेजेंट है। Ag का कितना एटम हुआ आपका, Ag का 3 एटम है, राइट। और आपको कह रहा है 1/4 था ऑक्टाहेड्रल में। AU कहाँ प्रेजेंट है, AU प्रेजेंट है आपका 1/4 था ऑक्टाहेड्रल में, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अगर सीसीपी में एटम है 4 तो जितने एटम है उतने ही ऑक्टाहेड्रल होंगे, तो 4 आपके ऑक्टाहेड्रल होंगे, तो 1/4 था ऑक्टाहेड्रल में से, तो 4 में से 1 में आपका क्या प्रेजेंट है, AU प्रेजेंट है, यानी कि AU का कितना एटम प्रेजेंट है आपका, 1 एटम प्रेजेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 था और टेट्राहेड्रल में क्या प्रेजेंट है, 3/8 था टेट्राहेड्रल में आपका प्रेजेंट है Ag, और 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है आपका AU। बोलो ये बात आसान है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 67 क्यों आसान था, देखो आपसे पूछ रहा था डेंसिटी, तो डेंसिटी अपने को पता है क्या होता है, डेंसिटी अपने को पता होता है Z × M अपॉन A³ × Na, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको दिया हुआ है यूनिट सेल दिया हुआ था FCC। FCC का मतलब Z की वैल्यू क्या हो गई, FCC का मतलब Z की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। आपको एज लेंथ की वैल्यू दी है, आपको एज लेंथ A की वैल्यू दी है 200 पिकोमीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। फिर आपको Na की वैल्यू पता है, एवोगैड्रोस नंबर 6 × 10⁻23। आपको मोलर मास नहीं पता है, तो मोलर मास इन्होंने दे रखा है कि 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 24 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब 200 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं आपके, 4 मोल्स हैं। ये 4 मोल्स ही तो हैं, यस सर। है या नहीं? यस सर। तो अगर 4 मोल पार्टिकल हैं 200 ग्राम में, तो 1 मोल पार्टिकल का वेट 50 ग्राम होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। 200 ग्राम ऑफ दिस पार्टिकल, 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स
200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 24 into 10 to the power 23। तो 24 into 10 to the power 3 मतलब 4 मोल्स आ रहा है। तो 200 ग्राम में आपके 4 मोल्स, एक मोल का कितना हुआ आपका 50 ग्राम हुआ। तो इसका मतलब इसका मोलर मास होगा 50। तो बाकी अब आपको मोलर मास भी पता है 50। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। जिन आलसी बच्चों ने डेंसिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, प्लीज प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि डेंसिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको डिवाइड मल्टीप्लाई सब करना पड़ेगा पेपर में। आपको सब पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला इतना इजी है, लेकिन आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आपका नोट से ही था। नोट से तो लगभग सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कायदे से पूछा है आपको। एज लेंथ आपसे पूछ रहा है कि इन CSCl स्ट्रक्चर है ना, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, इन CSCl स्ट्रक्चर एज लेंथ आपको दिया हुआ है, मान लो ए। तो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन, ये सारा अच्छे से पढ़ाया था, याद आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन सीजियम और क्लोरीन। अगर डिस्टेंस बिटवीन सीजियम और क्लोरीन पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब R प्लस और R माइनस का सम पूछ रहा है। बोलो। हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस और डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन माइनस आपका क्या था? यही तो था। अगर मान लो आपका सीजियम प्लस ऐसा है, यार एक बात बताओ, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा है बोलना भी चाहिए, लेकिन जो बच्चे चुप हैं, क्या उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो बच्चे बोल रहे हैं बहुत ज्यादा तेज सीख रहे हैं, लेकिन हम तो धीरे हैं लेकिन डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है प्लीज बताओ, क्योंकि यार देखो ऐसा है कि मुझे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर मैं बहुत धीरे चलूंगा, आप सबके हिसाब से बहुत धीरे चलूंगा, तब भी आपका लॉस है, आप सोचोगे टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर बहुत तेज चलेंगे तो ऐसे में सिंक बनाना पड़ेगा, तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको कहीं भी जाके ऐसे बोल देना पड़ेगा सर ये बहुत तेज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा तो कोशिश यही है कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट करके आपको ज्यादा से ज्यादा समझा दें। इसलिए मैं स्पीड अपनी थोड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब स्पीड तेज कर रहा हूँ, लेक्चर की स्लो रखता हूँ। तो आपको अगर लग रहा है तेज हो रहा है, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज पूछिए, ठीक है? चलिए, तो देखिए सीजियम क्या है आपका, सीजियम आपका कैटायन है तो R प्लस, और क्लोराइड आपका क्या है, एनायन है तो R माइनस। तो सीजियम और क्लोराइड के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, R प्लस प्लस R माइनस ही है। और आपको रिलेशन मैंने बताया हुआ है, रिलेशन आपके सीजियम में क्या था, 3√3a इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा, 2R प्लस प्लस 2R माइनस। तो यहाँ से आपको इसको मान सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सीजियम और ये। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3a/2। बोलो ये बात आसान है या नहीं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको CF2 का दिया हुआ था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CF2 स्ट्रक्चर तो आपको पता है 8:4 स्ट्रक्चर होता है, राइट? यस सर। और बहुत ऑब्वियस है यार, अगर आपको ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है, 6:6 दिया हुआ है, 8:4 दिया हुआ है, और आपका 4:4 दिया हुआ है, 4:8 दिया हुआ है, तो बहुत ऑब्वियस है कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा एटम से घिरा हुआ होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा है, राइट? क्लोरीन आपका कम एटम से घिरा हुआ होगा। ये तो बहुत आसान थी। 8:4 स्ट्रक्चर। अब बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अगर इसमें दिक्कत है तो आपको लेक्चर देखना चाहिए, दोबारा जाके लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि फिर आपने पढ़ा नहीं है ठीक से इसका। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है HCP और CCP में, HCP और CCP में क्या अलग होता है? आपका ऐप पे किसी ने माइक ऑन किया ऑफ नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा बेसिक ये बना के रखिए, तभी क्लास के बच्चों को, बाकी बच्चों को मजा आएगा। दिक्कत मुझे नहीं होगी, मेरे तो कान में थोड़ा खरर खरर की आवाज आएगी, है ना, और थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन बाकी बच्चों को दिक्कत होगा ज्यादा। तो उस तरीके से आप ध्यान रखिए। अब देखिए HCP और CCP में आपसे पूछा था कि अलग क्या होगा आपका। HCP और CCP में देखिए पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का 74% है, तो अलग होगा नहीं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम दोनों में 12 आता है। वायर्ड फ्रैक्शन, जब पैकिंग फ्रैक्शन से सोच के देखो। अब वायर्ड देखो अब सोच के देखो, इस क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए था, ध्यान देना। पहला ऑप्शन था आपका नंबर ऑफ एटम, यानी जेड की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। दूसरा था आपका पैकिंग फ्रैक्शन,
दूसरा ऑप्शन था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, चौथा ऑप्शन था वायर्ड। एक बार बताओ, कोई भी बच्चा होगा तो उसको ये लगना चाहिए कि पहले तीसरे में से ही हो सकता है। बताओ क्यों? मान लो किसी को कोई नॉलेज ना हो, फिर भी उसको लगना चाहिए पहले तीसरे में से ही हो सकता है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? पैकिंग फ्रैक्शन सेम होगा तो वो भी तो सेम ही होगा, वायर्ड भी। हाँ, क्योंकि अगर पैकिंग फ्रैक्शन अलग हुआ तो वायर्ड भी अलग हो जाएगा, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन सेम होगा तभी वायर्ड सेम होगा। यानी कि अगर सेम पैकिंग फ्रैक्शन है तो सेम वायर्ड होगा, अगर डिफरेंट पैकिंग फ्रैक्शन है तो डिफरेंट वायर्ड होगा। और दोनों को सेम दिया था तो दोनों स्टेटमेंट या तो गलत हो सकते थे, दोनों स्टेटमेंट या तो सही हो सकते थे, राइट। अब पूछा इनमें से कोई एक ही गलत होगा, पूछा इनमें से कोई एक ही गलत होगा, यानी कि ये दोनों तो पक्का गलत नहीं है फिर, राइट। अरे है या नहीं? अपने को फैक्ट लेकिन तुक्का भी मारना आना चाहिए। तो अब देखो, अब बचा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12-12 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12-12 होता है। जेड की वैल्यू लेकिन अलग होती है, मैंने बताया था एचसीपी में 6 आती है और सीसीपी में 4 आती है। देखो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एचसीपी 6 कैसे आता है ये बता दूंगा किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास में, लेकिन जो है जानना जरूरी आपके लिए नहीं है। लेकिन विजुअलाइज करने के लिए इसमें बहुत अच्छे मतलब इवन इस टॉपिक में टीचर्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वहां तक भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कि क्या क्या मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने के लिए इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा एचसीपी का भी प्रॉपर। लेकिन जो चीज अपने को नहीं ज्यादा जाननी है उसमें ज्यादा याद करके रट के अपने को फायदा नहीं है। हम बेसिक चीज में ही इतना कम नंबर ले आ रहे हैं तो हमारा उतना जरूरत नहीं। एचसीपी में आपको दिन पढ़ा दूंगा कि 6 कैसे है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है एचसीपी में भी अलग अलग। ये तो याद होगा ना कि आपको नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, मैंने बताया था क्लास में। हाँ सर। हाँ, तो इसको याद रखें। अगर आपको अभी भी दिलचस्पी है कि एचसीपी कैसा होता है तो डोंट वरी, जिन बच्चों को पर्सनल मैसेज करिए, आपको मैं एचसीपी अलग से पढ़ाऊंगा क्लास में। पढ़ाने में मेरे को कुछ नहीं है, ज्यादा पढ़ाने को तो आप जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, लेकिन मतलब वही बच्चे सीखें जिन्हें सीखना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं उसको इतना सीखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है एनएससीएल स्ट्रक्चर। एनएससीएल स्ट्रक्चर में पूछा था आपसे क्वेश्चन नंबर 71 में, एनएससीएल स्ट्रक्चर में पूछा था आपसे कि कितने आपके वायर्ड टेट्राहेड्रल वायर्ड जो है आपके, कितने टेट्राहेड्रल वायर्ड खाली है। एक बार तो एनएससीएल स्ट्रक्चर में 100% टेट्राहेड्रल वायर्ड यूज करते हैं क्या? नहीं। तो 100% खाली हुए कि नहीं हुए? आपको एक बात बता दूं, इससे आसान पेपर आपको नहीं मिल सकता जितना आसान पेपर मैंने इस बार दिया था, ठीक है। तो चलो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 72 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 72 आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 72 था आपका, कह रहा था बीसीसी और एफसीसी दिया हुआ है, उसमें एज लेंथ की वैल्यू दी थी 2 और 4। अच्छा, इसमें बताओ क्या गलती हुई होगी, अगर हुई होगी तो। आपको जो वैल्यू दिया है पहले बीसीसी फिर एफसीसी दिया है, और जो रेशियो पूछा है वो पहले एफसीसी फिर बीसीसी पूछा है। बोलो यस सर। इसकी किसी गलती हुई किसी को? हाँ सर। ऐसा है प्यारो, ये गलती जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मुझसे भी हुई थी, है ना। मैंने बीसीसी और एफसीसी का रेशियो निकाल दिया डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी बीसीसी और डेंसिटी ऑफ एफसीसी निकाल दिया, क्योंकि मैं क्वेश्चन कभी पूरा पढ़ता नहीं हूँ, सबसे बड़ी गलती मेरी है। तो मैं प्यारो नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे जो है ज्यादा अच्छा जानते हैं कि मुझसे भी ये गलती, आपसे भी ये गलती, सेम है ना, ऐसा नहीं। आपको नीट में जाके सही करना है। देखो मुझसे गलत होगी, मुझसे कोई क्या कहेगा, मुझसे कोई कहेगा फर्जी टीचर है, इसको क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ता, इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है। लेकिन आपका अगर गलत होगा, देखो मैं तो क्लास में हंस दूंगा, गलत पढ़ लिया यार, सॉरी बच्चों सॉरी, इसको काटो फिर से नोट करो। मैक्सिमम तुम्हारा नोट गलती होगा, आप ऐसे लिखोगे द अबव सॉल्यूशन इज रॉन्ग, है या नहीं। लेकिन आपका गलत होगा तो आपके कैरियर पे धब्बा लगेगा। तो आप ऐसी गलती करना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसी गलती करना अवॉइड कर सकता हूँ। बोलो हाँ सर। जब मैं आपको एक क्वेश्चन देने की सोच रहा था तो मुझसे खुद क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझसे मतलब यही एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, यही वाला गलत हुआ था। तो मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद, हाँ तो बहुत अच्छे से याद रह गया, है ना। तो मुझे तो इसका आंसर भी याद ही है, तो मतलब अब याद रहेगा, जिंदगी भर इसका आंसर याद रहेगा। 1/4 है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, तो इसमें कुछ नहीं था। तो बेसिकली डेंसिटी क्या था? डेंसिटी आपको एफसीसी का निकालना था अपॉन डेंसिटी आपको किसका निकालना था? बीसीसी का। तो डेंसिटी क्या होता है आपका? जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए, जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो एन ए से एन ए कैंसिल, और कुछ दिया क्या आपको? एक ही मेटल है, तो मेटल का मास भी सेम होगा, यानी कि जेड ऑफ एफसीसी
अपॉन ए ऑफ एफसीसी पे क्यू अपॉन जेड ऑफ बीसीसी अपॉन ए ऑफ एफसीसी पे क्यू। बोलो बीसीसी पे क्यू, बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बस जेड ऑफ एफसीसी 4, ए ऑफ एफसीसी दिया हुआ था आपको 4 क्यूब, अब इसको उधर ले जाओगे तो उलट जाएगा ये, ए ऑफ बीसीसी आपको 2 क्यूब और आपका जेड ऑफ बीसीसी आपका 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। मेरा ये 4 आया था, क्वाइट ऑब्वियसली 4 आएगा, मेरा तो आया था जो, लेकिन 1/4 आना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ पहले अब देखो प्यारो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे 73 है ना। ये क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों तरीके से होता है। आपको दिया था कि एक आयन है x+2, एक आयन है y+3 और एक आयन है z-2 दिया हुआ है, और आपको x y z की लोकेशन दी है और फार्मूला पूछा है। अगर x y z का लोकेशन दिया है और फार्मूला पूछा है, मैं इस पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए। बोलो नहीं होना चाहिए, बोलो नहीं होना चाहिए। हाँ देखो आपको क्या दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ, x आपको दिया हुआ 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल वाइड आपको देखो सीसीपी अरेंजमेंट है, सीसीपी अरेंजमेंट एटम का नंबर होगा 4, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा आपका 4, टेट्राहेड्रल वाइड होगा आपका 8। तो 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड यानी कि x का नंबर हो गया 1। y का नंबर क्या होगा, y का नंबर होगा आपका, y का नंबर होगा आपका, y कहाँ है, y आपका 1/2, y 1/2 ऑक्टाहेड्रल वाइड में, ऑक्टाहेड्रल वाइड आपके 4, तो y हो जाएगा 2। और z क्या है आपका, सीसीपी बना रहा है तो z हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आना चाहिए, x y 2 z 4 आना चाहिए। बोलो अरे है या नहीं? आप लोग पेपर लेके नहीं बैठे हैं क्या? पेपर लेके नहीं बैठे होंगे तो नहीं होगा। अरे चलो पेपर लेके नहीं बैठे तो पेपर अच्छे से, लेकिन अगर आप लोग इसको कायदे से देखते तो इसको आप किसी एक और तरीके से कर सकते थे। बताओ किस तरीके से कर सकते थे, बताओ किस तरीके से कर सकते थे, बताओ किस तरीके से और कर सकते थे। अबे चार्ज देख लो, चार्ज देख लो, चार +2 +6 और -8 है या नहीं? यस सर। तुम लोग को जल्दी से चार्ज देख लेना चाहिए था। बोलो बोलो बोलो, शर्म आ रही है थोड़ी सी? सोचा था ये वाला। बोलो शर्म आ रही है थोड़ी सी? आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन प्यारे बच्चों, दोनों में ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? दोनों में मतलब ज्यादा रिलायबल तरीका कौन है? रिलायबल, सॉरी अच्छा नहीं रिलायबल बोला, पहला वाला। इसी से करो, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन देते टाइम चार्ज का खुद ध्यान न रखा हो, राइट? उसने लोकेशन दो आपको क्वेश्चन, उसने लोकेशन दो के आपको क्वेश्चन पूछ लिया हो, और मतलब ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल कंपाउंड बोल के आपका वो मतलब बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 74 में आपको जो है a is equal to b is not equal to c और अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90। ये जानबूझ के दिया था ताकि आप फिर से जाके नोट्स में उस पार्ट को रिवाइज करें। आपको याद रखना है CTOH RMT वाले को, ठीक है? वो मैं वाला याद है आपको? यस सर। हाँ सर। ये वाला ट्रिक याद है ना आपको? यस सर। हाँ, CTOH RMT वाले से इसको करना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे कह रहा है एक फॉर्मूला आपका AX और OY दिया हुआ है, AX OY दिया हुआ है, इनके बारे में बता रहा है। और कर लो, आप कर लो, म्यूट कर लो माइक, अगर कोई मतलब म्यूट कर लो, बच्चा लोग म्यूट कर लो। AXOY आपका बता रहा है, AXOY आपका बता रहा है। AXOY में आपको बोल रहा है X कहां पर है, A कहां पर है, सॉरी A कहां पे है आपका? A है आपका, A प्रेजेंट है आपका, A ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीजन जो है आपका वो HCP एरे बना रहा है, HCP एरे बना रहा है। HCP मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हुए? HCP मतलब नंबर ऑफ एटम हुए 6। HCP एरे बना रहा है तो नंबर ऑफ एटम हुए 6। ऑक्सीजन आपका HCP बना रहा है तो नंबर ऑफ एटम हुआ 6। और A क्या कह रहा है? A बना रहा है आपका 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड बना रहा है। तो अगर वो आपका HCP बना रहा है, वो अगर आपका HCP बना रहा है तो नंबर ऑफ एटम होंगे 6, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 6।
और नंबर ऑफ ऑक्साइड वाइड कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ ऑक्साइड वाइड हो जाएगा आपका 6। और ए आपका कहाँ प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है आपका 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, यानी कि 6 में से कितने में प्रेजेंट होगा, 4 में प्रेजेंट होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका A4O6, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा A2O3। बोलो ये बात आसान है, काफी आसान है, इसको ध्यान दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा जो वाइबा वाला पोस्ट डाला है ना मैंने, बहुत सीरियस होकर डाला, अगर अच्छे से पढ़ के नहीं आओगे तो वाइबा में खैर नहीं है तुम लोग, है ना। अब आपसे कह रहा है कि एबी टाइप का है। अब एबी टाइप का हो चाहे एबीसी टाइप का हो, यानी कि एबी टाइप मतलब एचसीपी हो चाहे एबीसी टाइप हो, आपको पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74% होता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन आपका 0.74। तो वायर्ड कितना हो जाएगा, वायर्ड हो जाएगा आपका 0.26। बोलो। हाँ तो आपसे क्वेश्चन में वायर्ड ही पूछा था, तो 0.26 विल बी द आंसर। ठीक है, वायर्ड आपका 0.26 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, एक एफसीसी क्रिस्टल है, एफसीसी क्रिस्टल है। अच्छा जो पार्ट मैंने पढ़ा है वो पार्ट तो मैं बहुत तेज डिस्कस करता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है ना, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो जल्दी हाँ कर रहा हूँ। एक एफसीसी है आपका, एफसीसी है, तो एफसीसी आपका कह रहा है कि अरे भाई थोड़ा सा देख लो, एफसीसी क्रिस्टल है, तो एफसीसी क्रिस्टल है आपका, उसमें ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, एफसीसी फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन एटम एफसीसी फॉर्म कर रहा है। और एक आपका Mn प्लस है, वो आपका कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है। और कह रहा है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है, अगर ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, n की वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है, देखो एफसीसी बना रहा है, एफसीसी बता रहा है कि नंबर एटम कितने हो गए, 4, नंबर ऑफ एटम 4 आए। अगर नंबर ऑफ एटम 4 आए तो जितने एटम आते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड आते हैं, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड भी होंगे और 8 टेट्राहेड्रल वाइड होंगे। तो यानी कि आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड का भी नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। और Mn2 प्लस कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा निकल के, M4O4। आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो M4O4 आएगा। क्यों, क्योंकि O आपका कहाँ था, सीसीपी में था, एफसीसी में था, और M कहाँ था, वो आपका वाइड में था, ऑक्टाहेड्रल वाइड तो की बराबर होते हैं, तो ऐसे ही आएगा। तो MO आ जाएगा। अगर MO आ रहा है, इस पर -2 चार्ज है, तो इस पर कितना आएगा, +2 आएगा। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? माइक ऑन किया करो, तो आप भी कर दिया करो बच्चा जो है। ओके, अब आपको कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीसीपी, कह रहा है इसका पैकिंग फ्रैक्शन 26% होता है, गलत है। पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, वायर 26% होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, गलत है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट सेल जो है आपका वो एफसीसी होता है, बिल्कुल सही, सीसीपी और एफसीसी बिल्कुल सेम होते हैं, तो यही सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका एबी टाइप पैकिंग होता है, गलत है, सीसीपी आपका एबीसी टाइप के पैकिंग होते हैं। ये आपका एबी टाइप नहीं होता, एबी टाइप आपका एचसीपी होता है। क्या होता है आपका, एचसीपी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है इसमें से H बॉन्डेड सॉलिड कौन सा है। H बॉन्डेड सॉलिड तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है H2O सॉलिड है। आइस, H2O सॉलिड का क्या मतलब, आइस यार बर्फ, जिसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो यार बर्फ को भी गलत कर दिया तुमने। H2O सॉलिड है, H2O सॉलिड में क्या आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O सॉलिड में आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो H2O सॉलिड क्या है, H बॉन्डेड जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सॉलिड है आपका, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, नहीं था क्या? ओके, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किसके द्वारा which of the following on reaction with lithium aluminum hydride, है ना, क्या बनाएगा, सेकेंडरी अमीन बनाएगा। पहला दिया मिथाइल आइसोसाइनेट,
मिथाइल आइसोसाइनाइड दिया हुआ है आपको, मिथाइल आइसोसाइनाइड दिया है। दूसरा दिन मुझे बहुत जोर से भूख आ गई है, अब CH3 एसिटामाइड दिया हुआ है, एसिटामाइड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका, मिथाइल साइनाइड दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है, नाइट्रोइथेन दिया हुआ है, C2H5NO2 दिया हुआ है। और आप सबको पता है कि अगर इनका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके सारे रिड्यूस होंगे, और ये रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, सारे रिड्यूस होंगे तो आपको NHCH3 बनेगा इधर, बाकी हर जगह यहाँ रिड्यूस होगा तो आपका बनेगा CH3CH2NH2, यहाँ रिड्यूस होगा तो बनेगा CH3CH2NH2, और यहाँ रिड्यूस होगा तो बनेगा आपका CH3CH2NH2। बोलो, तो बाकी हर जगह क्या बन रहा है आपका, प्राइमरी अमीन बन रहा है, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, सेकेंडरी अमीन बन रहा है। बोलो, किसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। आसान है या नहीं? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखो। क्वेश्चन नंबर 81 में आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर गलत दिया हुआ है, जो आपके बुकलेट में, मतलब जो आपके आंसर की में आंसर है वो गलत है। HNO2 के साथ जब इसका रिएक्शन थैंक यू करवाते हैं, सर। हाँ, जो इसका HNO2 में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, आपका पहला डाइजोनियम बनता है, मतलब डाइजोनियम तो नहीं, आपका N2+Cl- बनेगा, N2+Cl- बनेगा। तो आपको बता रखा है कि ये लूज कर जाता है, मतलब ये इतना स्टेबल नहीं होता, केवल डाइजोनियम स्टेबल होता है। ये लूज करके कार्बोकेटायन बना लेता है, कार्बोकेटायन बना के वाटर एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये वाटर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3OH बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। ये रिएक्शन याद आ रही है कि नहीं? आपको रिएक्शन याद आ हाँ रही है? सर। यस सर। हमारा आपको रिएक्शन याद आ रही है कि नहीं? हमारा याद आ रही है आपकी रिएक्शन? यस सर। भावना, आपको रिएक्शन याद आ रही है? भावना, आर यू देयर? हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, आपको वाली रिएक्शन याद आ रही है? सॉरी सर, मैंने थोड़ी देर सुना नहीं था। हाँ, वो कौन सी? ये वाली रिएक्शन CH3NH2 से HNO2 वाली। नहीं। आप लोगों को क्लास अटेंड करना मैंडेटरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जो सेशन आपके लिए यूजफुल लगे उसे आप ज्वाइन करिए, जो सेशन यूजफुल ना लगे उसके लिए मत ज्वाइन करिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो उस क्वेश्चन के लिए लीव कर जाइए। आपको इस चीज की पूरी फ्रीडम है, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं मतलब सीरियस बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर आपने पेपर सॉल्व किया है और आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कुछ खास आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे समझाना सारे बच्चों को है, तो आपको जो सेशन यूजफुल ना लगे उसको आप लीव कर सकते हैं। अगर 10 बच्चे 5 बच्चे भी आएंगे तो हम लोग सेशन करेंगे, बशर्ते वो सेशन जो बच्चा अटेंड कर रहा है उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि सर की क्लास है हम जाएंगे नहीं तो कैसा लगेगा, ये सब मत सोचो। तुम्हारे लिए वो सेशन यूजफुल है ऑन ए सीरियस नोट, मतलब तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ गुस्से में, किसी को भी, सबको। अगर आपको लग रहा है सेशन आपके लिए यूजफुल है तो बैठिए, अगर नहीं लगता तो मत बैठिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस अच्छा नंबर लाइए, हमारा उद्देश्य ये है। चाहे मुझसे पढ़ के, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे कैसे भी पढ़िए, चाहे आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछिए, चाहे फोन पे डाउट पूछिए, चाहे यहाँ पे डाउट पूछिए, जैसे भी हो आपको अपने तरीके से बेस्ट पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सब नहीं कि जो है, मतलब तो ये वाली रिएक्शन काफी आसान है, आपको याद रहनी चाहिए कि यहाँ पे डाइजोनियम बनता तो है लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, फिर वाटर इसके ऊपर अटैक कर लेता है, अल्कोहल बनता है। देखो, अगर ये रिएक्शन आपको लग रहा है सर ने जल्दी जल्दी बता दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपका बिल्कुल रिवीजन भी नहीं, क्योंकि रिवीजन होता तो ये रिएक्शन आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काइंडली बढ़िया से रिवीजन करिए, इसमें कोई कोताही नहीं। एनिलीन है, नेक्स्ट आपका एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन, यानी कि एनिलीन का रिएक्शन आप जो है किसके साथ कर रहे हैं, Na2+HCl से कर रहे हैं, Na2+HCl से करा रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। फिर आप बाद में करा रहे हैं HBr4 से, और उसके बाद करा रहे हैं आप NaNO2 से। तो बस पहले आपका डाइजोनियम बनेगा, फिर आप NaNO2 से लास्ट में करवा रहे हैं तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। डाइजोनियम की रिएक्शन अगर मुझे दोबारा कोई रिएक्शन याद दिलानी पड़ी या रिवाइज करानी पड़ी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और डाइजोनियम का, अलादीन और छोटा अलादीन का रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए कि मतलब कोई कहीं से भी पूछे, ग्रिग्नार्ड की और डाइजोनियम की सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, हर हालत में सारे रिएक्शन ऑन टिप होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको बता रखा है कि ऐसा करके है, ऐसा करके है। फिर आपका NH है, इसका रिएक्शन पहले करा रहे हैं KOH से, इसका रिएक्शन पहले KOH से कराते हैं। ये आपका KOH क्या है? बेस है। यहाँ पे आपका एक एसिड है, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा,
ये आपका क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, थैलिनाइड है। फिर बताते हैं इसमें अलग अलग रिएजेंट यूज होते हैं, लेकिन जब NH2 यूज होता है तो आपका इस तरह का बन जाता है। बोले, ये बताया था। यस सर। हाँ तो सर। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। जब NH2 यूज होता है तो ये बन जाता है। नोट्स कायदे से पढ़िए, कायदे से रिवाइज करिए। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन देखो, आप लेक्चर बनाते टाइम लेक्चर नंबर डाले होंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए खोजने में भी। आपको पहले भी इसका टिप्स दे चुका हूं मैं, राइट, कि लेक्चर बनाते टाइम लेक्चर नंबर डाले, जिससे आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर भूल रहा हो तो आप दोबारा लेक्चर पे जाके लेक्चर को कायदे से देख पाए, लेक्चर को कायदे से आप समझ पाए। चलो देखो, अब आ रहा है नेक्स्ट, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे गलत हुआ होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा था C7H9N में एरोमेटिक पूछा था आपसे, बेंजीन रिंग कंटेनर होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग आपने लगा दिया तो केवल एक कार्बन और एक नाइट्रोजन बचेगा। बोलो, अगर आपने बेंजीन रिंग बना दी पूछा था बेंजीन रिंग होने चाहिए, तो कैसे हो सकते हैं? अगर आपने बेंजीन रिंग बना दिया, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन बच रहा है, राइट, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन बच रहा है कि नहीं? यस। हाँ, तो वो देखो, कार्बन यहाँ आ सकता है, नाइट्रोजन यहाँ आ सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ CH2, यहाँ NH3। मतलब ऑर्थो पे एक बार आपने किया, मेटा पे एक बार किया आपने, पैरा पे एक बार किया आपने, पैरा पे एक बार किया आपने, पैरा पे, और एक बार आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा CHNH3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। कितने आंसर हो जाएंगे इसके? 4। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन इसका आंसर तो 5 दिया हुआ है। पर सेकेंडरी टाइम भी बनना चाहिए दिन कैसा बनना चाहिए? सेकेंड हाँ, ये भी तो बनेगा यार, ये भी तो बनेगा। देखो, NHCH3 भी तो बन जाएगा। तो टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे ना बच्चों? टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस। टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जब भी नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन हो ना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन से भी कनेक्टिविटी दिखेगी आपको। यहाँ CH3 आया, यहाँ NH2 आया, यहाँ पे आपका CH3 आया, यहाँ पे NH2 आया, यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे NH2 आया, यहाँ पे आपका CH2 आएगा, NH2 आएगा, साथ में आपका NHCH3 हो सकता है, NHCH3 हो सकता है। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। हाँ, ओके। ये ध्यान रखना, आगे भी याद रहना चाहिए ये, ठीक है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 लास्ट टेस्ट में आ चुका है। बोलो, क्या था क्वेश्चन? कि C4H9N से कितने प्राइमरी एमीन बन सकते हैं? तो ये पिछली बार भी आ चुका है, कितने प्राइमरी एमीन बन सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन की एक लीनियर चेन बना लेंगे, और एक बार हम 4 कार्बन की एक ऐसी चेन बना लेंगे। तो कितने प्राइमरी एमीन बन सकते हैं? एक तो हमारा ये बन सकता है ना, दूसरा हमारा ये बन सकता है, तीसरा हमारा ये बन सकता है, और फोर्थ हमारा ये बन सकता है। बोलो, किसी को दिक्कत? चार ही बनेगा, 4 ही बनेगा। इस बार मत सोचो कि एक्स्ट्रा कोई बनेगा। तो 4 बनाने के लिए क्या किया आपने? 4 बनाने के लिए क्या किया? C4H9N का, अच्छा, सुनो सुनो, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्रोसीजर मतलब कि पहले इसका आपने ड्यू निकाला। क्या निकाला आपने? ड्यू। ड्यू निकालने पे 0 आ रहा है। बोलो, ड्यू निकालने पे 0 आ रहा है। यस सर। ड्यू निकालने पे 0 आ रहा है, यानी कि सारी चेन लीनियर होनी है। तो लीनियर चेन 4 कार्बन की यूज करके ऐसी बन सकती है और ऐसी बन सकती है। तो अगर प्राइमरी एमीन बनाना है तो एमीन को या तो यहाँ लगाना है, या तो यहाँ लगाना है, या तो यहाँ लगाना है, या तो यहाँ लगाना है। इसके अलावा कोई पोजीशन खाली है क्या? नहीं। तो बस यही चारों बनेंगे। एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका ऐसा बन जाएगा, और दूसरा आपका ऐसा बन जाएगा, राइट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नो सर। नो सर। नो सर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका बेसिक कैरेक्टर के ऊपर था। उसमें आपका एक ऑप्शन दिया हुआ था बेसिक कैरेक्टर में, ये वाला ऑप्शन था आपका, ये ऑप्शन था इस तरह का था, नाइट्रोजन यहाँ पे NH2, यानी मोस्ट बेसिक होगा। क्यों होगा ये मोस्ट बेसिक? गुआनिडीन। क्योंकि गुआनिडीन फैमिली का मेंबर है। गुआनिडीन, देखो बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन में गुआनिडीन फैमिली पहचाननी आनी चाहिए। गुआनिडीन फैमिली का मेंबर है। जहां कहीं भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपका किस तरह का मेंबर होगा? आपका गुआनिडीन फैमिली का मेंबर होगा। आपके गुआनिडीन फैमिली का मेंबर होगा तो गुआनिडीन फैमिली के बेसिस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक बेसिस में। उसको तुम CSOS से स्ट्रॉन्ग बेस मत बोल देना भाई, ठीक है? गुआनिडीन मतलब ऑर्गेनिक बेसिस में गुआनिडीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट है आपका आपको पता है कि जब एनिलीन का हम नाइट्रेशन करवाते हैं, जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं NO3 और H2SO4 में, तो तीनों बनते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा आपको याद भी होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा बनते हैं, राइट? यस सर। और तो ये गलत हुआ था क्या किसी का? पैरा भी बनता है, पैरा भी बनता है, मेटा भी बनता है और ऑर्थो भी बनता है। और जो परसेंटेज आती है वो 57% आती है, 47% आती है, मतलब 51% आती है, 47% आती है और 2% आती है। वो 2%। यस सर। और 2% वाला ही पूछा था, 2% वाला ही पूछा था, हाँ तो 2% वाला पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वही वाला, मतलब ए ऑप्शन होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखें। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे क्या कह रहा है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस किसके लिए है? तो आपको बता रखा है गैब्रियल थैलेमाइड में लास्ट में आपका कौन सी रिएक्शन होता है? SN2 होता है। यस सर। गैब्रियल थैलेमाइड में लास्ट में SN2 होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो वो आप किसके लिए? प्राइमरी एलिफेटिक के लिए हो जाएगा। किसके लिए जाएगा? प्राइमरी एलिफेटिक के लिए। सिंपल प्राइमरी एमिन्स के लिए, एलिफेटिक एमिन्स के लिए होता है गैब्रियल थैलेमाइड, राइट? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में था आपका एनिलीन का रिएक्शन करवाया था। एनिलीन का करवाया था हमने ब्रोमिनेशन। अगर ब्रोमिनेशन हमने पोलर सॉल्वेंट में करवाया तो फिनॉल और एनिलीन दोनों रिंग ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। दोनों ही केस में आपका ब्रोमीन जो है, फिनॉल के केस में भी अगर पोलर सॉल्वेंट लिया तो ब्रोमीन आपका ऑर्थो एंड पैरा सारी पोजीशंस पे आके लग जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा सारी पोजीशंस पे आपका आके लग जाएगा इसमें, राइट? नेक्स्ट आपका था एनिलीन आपका नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्ट करता है, नाइट्रस एसिड से एनिलीन अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो आपका क्या बनाता है? बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बना देता है? आपका बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बना देता है। तो एक बात बताओ, क्या इससे इजी पेपर हो सकता था? क्या इससे इजी पेपर पूछा जा सकता था? क्या इससे इजी पेपर आ सकता था? नो सर। हेलो, नो सर। हाँ सर। इससे इजी पेपर नहीं आ सकता, राइट? तो इसका मतलब आपने क्या किया? पेपर में बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। पेपर में बहुत सारी गलतियां की हैं जिनके भी कम नंबर आए हैं। अच्छा टारगेट रखिए, अच्छा वो रखिए।